Okay, welcome everyone in today's session. So, I am Shamsundar Sharma, STNC of Pius Mission School, and today's resource person is going to inform you about art integration and how many types of arts are there in our environment and how we can use it in our study, that also, or in our teaching, that also we are going to cover it today. Okay, and before starting it, I would like to do some energizer, or what we say that, icebreaker round. So, can you stand up everyone? Or be seated. By sitting only we will do this. I think everybody knows it very well. Tapping of fingers. Right? One finger. Everyone. Two fingers. Three fingers. Four fingers. By doing this, we are just trying to know what is icebreaker. हम जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ाने जाते हैं तो एक आइस ब्रेकर या फिर जिसे हम एनर्जाइजर भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं, जिनके लिए आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस नए चैप्टर में क्या कंडीशंस है या फिर क्या टॉपिक्स है, किस तरह का वो चैप्टर है, कितना टफ बच्चों के लिए है, कितना इजी बच्चों के लिए है, ये सारी चीजें आप भली बात जानते हैं, लेकिन बच्चा नहीं जानता। इसलिए बच्चों को इसका एक बेस बनाने के लिए हमें एक आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ती है। तो आइस ब्रेकर हार्डली कितने समय का होना चाहिए? यू कैन यूज इट एज फॉर 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स। आइस ब्रेकर से 5 से 7 मिनट का हार्डली आप बच्चों का कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उस चैप्टर के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्रिंग चेंजेस, यस, टू ब्रिंग चेंजेस, ओके। और हम कहते हैं ना कि एक घड़े में पानी भरना है, वो चैप्टर एक घड़ा है उनके लिए और उसमें हमें बच्चों को उतारना है, ठीक है, ताकि वो हर एक चीज उन बच्चों को सही से पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ये एनर्जाइजर जो है, ये हम अभी जो हमने किया, ये टैपिंग फिंगर, ये किस चीज के लिए यूज होता है? एनीबॉडी नोस? That is just to bring the changes inside the class. That is The students are already into the earlier classes. That's why we are going to bring the change among them. yes, that is true. But this tapping finger used for rain, it gives feeling of rain. Yes. जितना जैसे एक फिंगर हम पंच करते हैं सभी मिलकर, तो ऐसा लगता है कि बारिश धीमी हो रही है, हाँ, शुरू हो रही है। जैसे हमारा अगर किसी छत जो है, अगर किसी ने आंगन में जो स्टील वाले जो क्या बोलते हैं शीट्स जो आती हैं, उनको वो अगर किसी के घर के आंगन में बिछी हुई है तो उस पर इसका फील का बहुत अच्छा होता है। जब धीमी बारिश होती है तो ये वन टैपिंग वाला फीलिंग आता है, जब बारिश थोड़ी तेज होती है तो टू टैपिंग वाला फील आता है, उसके बाद जो जैसे और बारिश तेज होती है तो थ्री टैपिंग वाला फील आता है, उसके बाद जैसे और बारिश तेज होती है तो आपका फोर टैपिंग वाला फील आता है, और एकदम मूसलाधार बारिश जब होती है तो उस समय हमें फीलिंग कैसे आती है? एकदम खड़ 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 आवाज आती रहती है उसके ऊपर, राइट। तो ये जो बारिश है, यानी बारिश किससे रिलेट करता है? पानी से। अब अगर हम पानी के कंसेप्ट को ले तो पानी किस किस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है? Science, absolutely right. And
मैथ्स में एंड आर्ट में, एसएससी में एंड हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है। क्योंकि पानी एक ऐसा कंसेप्ट है जो जैसे आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाना है उसमें भी आपका इन्वॉल्व होगा, है ना। वाटर साइकिल पढ़ाना है उसमें भी इन्वॉल्व होगा। मैथमेटिकल क्या आपको कुछ ऐसा है जैसे मैं आपको वॉल्यूम वगैरह आपको डिसाइड करना बताना पढ़ाना है तो उसमें भी आपको यूज होगा, है ना। तो यानी ये टैपिंग जो है, वाटर टैपिंग जो है या फिंगर टैपिंग जो है, ये एक पानी की कंसेप्ट है। अगर बच्चों को ही अगर क्लास में आप उससे रिलेटेड और नॉलेज निकालेगा तो बच्चा आपको बहुत सारा चीज बता देगा उसको। यानी एक हद तक वो चैप्टर जो है बच्चों का ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में और कहा जाता है, कहा गया है, फैक्ट है कि हर एक साइंटिस्ट एक आर्टिस्ट होता है, राइट। क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ आर्ट साइड में करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में नाम उनका याद नहीं आ रहा, वो उनका कहना है कि आई प्ले वायलिन टू शार्प माय माइंड। साइंटिस्ट का कहना है कि आई प्ले वायलिन टू शार्प माय माइंड, यानी वायलिन वो बजाते हैं किस लिए कि उनके ब्रेन को शार्प करने के लिए। ये हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक क्या करता है, हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, यानी जो भी थकान हो वो सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। कई जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं वो काफी बार म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनते सुनते वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी मूवमेंट उस तरह से तुरंत होने लगता है, मूव करने लगता है, और वो अपने काम में कब उस काम को कंप्लीट कर देते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, वो काम सही सलामत पूरा हो जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी करते समय हल्का म्यूजिक बजना पसंद करते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। हम भी जब हमारे स्टूडेंट एज में रहा करते थे उस समय भी हम लोग यूज करते थे। कई ऐसा हार्ड कंसेप्ट होते हैं जिसको लर्न करने के लिए हम लोग रिदम का सहारा ले लेते हैं, है ना। जैसे कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ये कंसेप्ट आंसर बहुत बड़ा दिखाया गया है, 5 नंबर का आंसर है, आपका 10 लाइन का आंसर है, याद नहीं होता है। तो सिंपली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हम क्या करा सकते हैं, कोई बच्चों को म्यूजिक ज्यादा पसंद है, गाने सुनना बहुत सभी को पसंद है, ठीक है। कोई भी गाना उठा लीजिए और उसकी रिदम को इसके साथ सेट कर दीजिए, है ना। वो गाना भूल जाएगा, ये याद हो जाएगा, है ना। होता है काफी बार ये चीज होती है, क्यों गाना हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे दिमाग में काफी लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाता है, ठीक है। ये रीजनिंग के पढ़ाने समय में एबीसीडी को याद रखना मुश्किल होती है कि एम कौन सा लेटर है, एम कौन सा लेटर है, लेकिन कि ज्योति सिखाया था जो मुझे अभी भी याद है, ई यानी कि 5वां लेटर, जे यानी कि 10वां, ओ 15, टी 20, वाई 25, इसके हिसाब से मैं सिखाऊंगी। तो ये काफी सारे ट्रिक्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम आर्ट इंटीग्रेशन की तरफ देख रहे हैं तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड आर्ट्स? आर्ट और आर्ट्स, बस एक एस लग जा रहा है उसका, इसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन? ये आर्ट हो गया तो कला, इसके लिए वो आर्ट तो सब्जेक्ट के लिए हो गया, यानी वो संकाय होता है, एक जो होता है कला के रूप में देखा जाता है और एक संकाय होता है वर्गीकरण, वो सब सही सब्जेक्ट स्ट्रीम जो हुआ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस आर्ट्स। ओके, और किसी का कुछ ओपिनियन? जैसे आर्ट्स को हिंदी में सर कला संकाय बोलते हैं। और किसी का कोई ओपिनियन? ओके, तो यस, आर्ट काम करने का तरीका आर्ट किसी भी तरह का काम देखिए हम सबके अंदर कोई ना कोई आर्ट है, सबके अंदर कोई ना कोई आर्ट जो हो गया वर्सेटिलिटी हो, वर्क करने की एबिलिटी, आर्ट से
बहुत सारे subjects के लिए। Yes, that is also true. Okay. So आर्ट और आर्ट्स इसमें हम कन्वर्स करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे, ठीक है। और इसका जो एक्चुअलिटी में है, जो सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया है आर्ट इंटीग्रेशन, इसे लॉन्च किए ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, लेकिन हर एफिलिएटेड स्कूल में आर्ट इंटीग्रेटेड वर्क होना मैंडेटरी हो गया, ठीक है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड वर्क क्या है, तो ऐसे कंसेप्ट या जो कंसेप्ट है उन्हें आर्ट की मदद से उन बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जूनियर सेक्शन में देखते हैं कि ए के साथ एप्पल ड्रॉ किया हुआ होता है, बुक्स अगर हम देखते हैं तो ए के साथ एप्पल ड्रॉ किया हुआ होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? टू रिमेंबर, है ना, कि ए से क्या होता है एप्पल, तो एप्पल का ए उसे ध्यान में रह जाता है ना। तो आर्ट और आर्ट्स में डिफरेंस ये है कि आर्ट इज अ सिंगल थिंग, ओके, जो आपके अंदर बिल्डअप है, हमारे सबके अंदर है, ठीक है। और आर्ट्स है कि काफी सारी चीजों का मिला जुला, ये भी आप कह सकते हैं, या काफी सारी कलाओं का मेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आर्ट जो है इसमें कोई भी एक आर्ट जो है इसमें इंसान आगे आगे बढ़ता चला जाता है, यानी उसमें शार्प होता चला जाता है, परफेक्ट होता, परफेक्टनेस की तरफ बढ़ते चला जाता है। बट आर्ट्स इसमें कोई परफेक्टनेस की चांसेस नहीं है, जहाँ उसे डांस भी आता है, उसे म्यूजिक भी आता है, वो ड्राइंग भी करता है, वो स्पीच भी देता है, वो अच्छा एंकर भी है, यानी ये सभी जो क्वालिटीज जो है, या फिर वो एक अच्छा मोटिवेटर भी है, यानी ये सभी जो क्वालिटीज थोड़ी सभी के उसके अंदर भरी हुई है, यानी ये कलेक्शन ऑफ आर्ट उस पर्सन के अंदर। या फिर आप इसकी तरफ भी आ सकते हैं कि एक आर्ट आपका आर्ट डांस म्यूजिक की तरफ गया, ठीक है, ड्राइंग डांस म्यूजिक, और दूसरा एक आपका आ जाता है कि आपके जो हम लोग सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपका किसके तरफ आ जाता है, आर्ट्स की तरफ आ जाता है। इवन इंक्लूडेड योर साइकोलॉजी सब्जेक्ट आल्सो, है ना, ये सभी आपका किसमें इंक्लूड हो जाता है, आर्ट्स में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इसमें श्याम सर यही आया था एक बार कि दो तरह का क्वेश्चन था कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है। तो सेक्स होता है जो इंडिविजुअल होता है, जेंडर जो होता है वो सोशल होता है, सोशल दिया गया। इसी तरह से आर्ट जो है ना इंडिविजुअल है, और जो आर्ट्स है वो सोशल, सोसाइटी से निकला हुआ जो भी चीज़ है। अब इसके बाद कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हम सभी जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, रुखसार ने काफी अच्छा सा सेशन भी इसके ऊपर दिया था। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी इसके आर्ट इंटीग्रेशन के तहत यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि 3 चीजें आपको एट अ टाइम बच्चों को पढ़ानी है, कौन कौन सी, तो आपको नंबर काउंटिंग सिखाना है, वीक सिखाना है, और फ्रूट्स के नाम सिखाने हैं, और एक ही चीज में सारी चीजें आपको सिखानी है वन अटेम्प्ट में। आप क्या करेंगे? आपको नंबर काउंटिंग भी सिखाना है, डेज ऑफ द वीक भी सिखाना है, और फ्रूट्स नेम भी कुछ सिखाने हैं। तो व्हाट वे यू विल यूज? एक एप्पल उसमें भी एक तरफ नंबरिंग सीक्वेंस करेंगे, ओके, और उस पे रिप्रेजेंट करेंगे संडे मंडे, ओके, और एक तरफ एबीसीडी सीक्वेंस करेंगे, और मेरे फ्रूट्स और सारे फल के जो नाम जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एब्सोल्युटली राइट, काफी अच्छे से सर ने डिस्क्राइब किया है। ये इसका आंसर यही जाता है कि हम क्या करेंगे कि फिर अब हम चॉकलेट डस्टर यूज करें या फिर मार्कर एंड बोर्ड यूज करें, कोई भी मीडिया यूज कर सकते हैं। यूज करके हम एक साइड में 1 to 7 और 8 को हम नंबर्स में पुट अप कर देंगे, आगे मंडे टू संडे, एंड आफ्टर दैट M for मैंगो,
for whatever fruit will be there. Okay, so that fruit names we will adjust over there. So according to that they will get more the knowledge of fruit also, mix also and included numbers also. तो ये सभी चीजों का एक साथ उन्हें नॉलेज हम आसानी से दे सकते हैं। यही चीजें सभी क्या है कि आपका आर्ट इंटीग्रेशन में आती है। उसके बाद बच्चे हो या फिर बड़े हो या फिर बूढ़े हो, 4 तरह के सेल्फ, 4 सेल्फ आर देयर। व्हाट आर दीस सेल्फ? सो फर्स्ट इज फीलिंग सेल्फ, देन रेशनल सेल्फ, देन एक्सपीरियंशियल सेल्फ एंड सेफ कीपिंग सेल्फ। These are the 4 cells. It means जो भी इंसान मौजूद है धरती पे उन्हें इन 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया कि इन 4 तरह के लोग हो सकते हैं। तो इन फीलिंग सेल्फ what things are coming, then is sensitive to others. फीलिंग से रिलेट करता है, बाकियों के लिए वो क्या है? सेंसिटिव है। Likes to teach, पढ़ाने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, आपको पसंद है उनको पढ़ाना। फिर touches a lot, यानी किसी को भी तुरंत भा जाते हैं। फिर इज सपोर्टिव, ये सपोर्टिव नेचर के होते हैं। जो फीलिंग सेल्फ के जो लोग हैं वो सपोर्टिव नेचर के भी होते हैं। आफ्टर दैट इज एक्सप्रेसिव, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना वो जानते हैं। इज इमोशनल, दे आर इमोशनल। ओके, आफ्टर दैट टॉक्स अ लॉट, बहुत बात करते हैं, ठीक है। फिर फील्स, वो महसूस भी करते हैं। ये लास्ट है इन फीलिंग्स, यानी जैसे हम देखें कि इन फीलिंग्स जो है ये सारा का सारा जो आगे आपको 8 चीजें मैंने इसके इंक्लूड होने वाली जो बताई, ये फीलिंग से रिलेट कर रही है। तो इस तरह का भी कोई बच्चा भी हमारे पास हो सकता है, सीनियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, टीचर्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट सेफ कीपिंग, नाम में ही है कि वो सुरक्षा चाह रहा है। लाइक्स प्रिवेंटिव एक्शंस, ऐसे काम करे कि जो प्रिवेंटिव टास्क हो, कि वो काम करने से आगे उसको कोई डेंजर फील ना हो या फिर खतरा महसूस ना हो। उसके बाद आता है कि एस्टैब्लिशेस प्रोसीजर्स, काम करने के तरीकों को डिफाइन करते हैं या उसको एस्टैब्लिश करते हैं कि नहीं, मुझे अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो उसकी प्रोसीजर्स क्या क्या होंगी, कि किस तरह से मैं सेफली वहां पर पहुंच जाऊं, काफी अच्छे से चला जाऊंगा। तो ये प्रोसीजर्स को डिसाइड करते हैं। उसके बाद गेट थिंग्स डन, वो काम को सेफली पूरा करते हैं। उसके बाद इज रिलायबल, अपने काम को रिलायबली कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनाइजर्स, इनको ऑर्गेनाइजिंग भी पसंद है। फिर इज नीड, यानी जो भी काम करते हैं क्लियर कट, आप जो फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक आपको वो सारा का सारा क्लियर आउट हो जाएगा कि इन्होंने किस स्टेप में काम किया है। आफ्टर दैट टाइमली, दे आर टाइम पंक्चुअल, बिकॉज सेफ कीपिंग, अगर टाइम में आपका कंप्लीशन नहीं हुआ तो फिर वो सेफ कहां से रहा, है ना। फिर प्लान्स, अब कोई भी काम करना है तो उसे प्लान करके काम करते हैं ताकि वो फ्यूचर में उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सेफ कीपिंग सेल्फ। तो इस तरह के ये छोटे पॉइंट्स आपको एक सेल्फ कीपिंग सेफ कीपिंग सेल्फ कि जो भी पर्सन है उनके अंदर आपको आइडेंटिफाई होंगे। आफ्टर दैट थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल सेल्फ। और नाम में ही एक्सपेरिमेंट है तो धोखा खतरा मोल लेना इनकी आदत होती है, ठीक है। जैसे इन्फॉर्म मीन्स किसी चीज को डिफाइन करना, ओके। आफ्टर दैट इमेजिन, वो कल्पना करते हैं just like a scientist, okay. Then speculates, they speculates the things, takes risk, they are taking risk also. After that, it impetuous means
जोशीला, उनके अंदर जोश बहुत भरा हुआ होता है। ब्रेक्स रूल्स, वो रूल्स को तोड़ते रूल्स तोड़ना हमको पसंद है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट के लिए रूल्स में चल करके फिर एक्सपेरिमेंट कुछ होगा नहीं। आफ्टर दैट लाइक्स सरप्राइजेस, they also like surprises because when we do experiment, whatever result comes out, that is a surprise for them. If it gets failed, then also it is a surprise. If it gets successful, then that is also a surprise. Okay, then is curious, वो उत्सुक होते हैं, काफी सारी चीजों के लिए उत्सुक होते हैं कि चीजें उनको जानने के लिए। आफ्टर दैट रेशनल सेल्फ, रेशनल मैथ से रिलेटेड वर्ड है ना। उसके बाद उसी तरह के इनके आइडेंटिफिकेशन भी है, जैसे कि एनालिसिस, इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो एनालाइज करते हैं, कंडीशन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। क्वांटिफाई, उसको क्वांटिफाई करते हैं, नंबर्स में उसको काउंट करते हैं। फिर इज लॉजिकल, ये ऐसे लोग लॉजिकल भी होते हैं। फिर इज क्रिटिकल भी होते हैं। फिर इज रियलाइजेबल, फिर इज रियलिस्टिक, लाइक्स नंबर्स, knows about money, knows how things work। यानी इन शॉर्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जितने भी संबंध रखने वाले हैं वो आपके हार्डली या ज्यादातर लोग इस रेशनल सेल्फ में आते हैं। इस 4 तरह के सेल्फ होते हैं। ओके, और हमारे करिकुलम में जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये भी एक आर्ट इंटीग्रेशन का पार्ट ही है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर्ट इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस से लोगों को नॉलेज देने से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए एक एग्जांपल अगर दें कि क्लासरूम में बच्चों को एरोप्लेन पढ़ाना, ठीक है, तो क्लासरूम में एक पढ़ाना, आपने थ्योरी उसकी बता दी, लेक्चर दे दिया, उसका मॉडल वगैरह सब आपने उसको बता दिया, लेकिन वही उसका वर्किंग कंडीशन या उसका मॉडल, उसका लुक अगर आप उन्हें एक्सपीरियंस करवाएंगे या उनके पास से करवा के लेंगे, जैसे सपोज कीजिए आप एक क्लास है और आपको कहा जाता है कि आपको अपने बॉडी फिगर के साथ मिलजुल करके एक एरोप्लेन बनाना है, तो उस तरह से बच्चों का एक एरोप्लेन बनाने का एक स्ट्रक्चर दिमाग में फिट होगा कि अरे नहीं, इस तरह से होता है, यहाँ पर इतने बच्चे चाहिए, यहाँ इतने चाहिए, इस तरह से लंबे पोजीशन में बच्चे चाहिए, इस तरह से खड़ा बच्चा चाहिए, इस तरह से उनके हाथ पोजीशन होने चाहिए। यानी एक तरह से वो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद इंजन का पार्ट है, आप उन्हें इंजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इंजन का ये पार्ट है, इसका क्या काम है, आप ये इंजन बताइए आपका क्या काम है। इट मींस ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको आप क्लासरूम में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर साइकिल हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एसएससी में भी है, साइंस में भी है ना। तो वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से क्या किए, मॉडल बनवा लो। तो बच्चों आप वाटर साइकिल का एक मॉडल बना लीजिए या फिर अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए जैसे आपको सुटेबल हो, यानी उससे बच्चों के बीच में, और फिर आप उसको डिफाइन कीजिए कि क्या आप बनाए हैं। तो उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एक कंसेप्ट होता है कि मिस्टेक्स को आने देना है, हमें मिस्टेक्स को कभी डिनाई नहीं करना, क्योंकि मिस्टेक जितना बच्चा करेगा इसका मतलब कि उसने कुछ न कुछ उसके पीछे रिसर्च किया है, इसलिए मिस्टेक्स को आने दीजिए उनसे, और फिर उसके बाद जो आप है उसे क्या कीजिए, इंप्रूव कीजिए। और निगेटिव माइंड से नहीं, बेटा देखो ये इतने आपके गलत थे, नहीं बेटा इतना जो है आप सही नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, यानी निगेटिविटी बच्चों के दिमाग में देनी नहीं है, क्योंकि अगर हमें ही है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई अगर निगेटिव कह दे कि नहीं आपसे होगा तो ये ना, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि चलो होगा ही तो करना किस लिए है, फैक्ट है। तो यही चीजें बच्चों के दिमाग
दिमाग में बहुत जल्दी आती है, ठीक है। और ये इन चीजों को हमें बच्चों के मन से दूर रखना, ठीक है, निगेटिव माइंड को दूर रखना। क्योंकि बच्चे हैं हमारे क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं या 45 बच्चे जो भी बैठे हैं, वो बच्चों के अंदर हमें नहीं पता है कि उनमें से कौन आगे चल के IAS बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन म्यूजिशियन बनेगा, कौन डांसर बनेगा, कौन बिजनेसमैन बनेगा, ये हमें कुछ आइडिया नहीं, इवन उन बच्चों को भी पता नहीं। तो ये इन चीजों को वो निखारेंगे कैसे? तो इस एक्सपीरियंस के थ्रू उनका जो भी निगेटिव पॉइंट है उसे जब हम पॉजिटिवली कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका किसमें चला जाएगा, उनके पॉजिटिव माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं मुझसे हो सकता है, आई कैन डू इट, ठीक है। मुझे और थोड़ी मेहनत करनी होगी लेकिन मैं इसको इसे पूरा कर सकता हूँ। काफी बार एक होता है कि मैं इसके लिए एक छोटी छोटी स्टोरीज काफी नेट पे अवेलेबल है कि दो लोग क्या कर रहे हैं कि गड्ढा खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई में लगे हुए हैं, किसके तो डायमंड हो या गोल्ड हो या कोई ट्रेजर हो, उसकी खुदाई में लगे हुए हैं। तो एक को मिल जाता है, दोनों का है एक थोड़े से डिफरेंस पे है, ठीक है, जिसका पहले है उसको मिल गया और दूसरे का जिसका थोड़ा सा दूर और है और खुदाई करने पे उसको मिल जाएगा। अगर वो और उसको मेहनत कर ले रहा है तो उसको तो मिल जाएगा, अगर वहीं छोड़ दिया तो इतना ही मिल पाएगा। यही बात बच्चों के मन में होती है कि अगर उस चीज को वो आगे प्रोसेस करते हैं, आगे और थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपका फेल्यूर हो गया, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, सक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कई लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो क्या एक ही अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं? नहीं, वो सेकेंड अटेम्प्ट भी करते हैं, जरूरत पड़े तो थर्ड अटेम्प्ट भी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है कि नहीं उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन हमें बिल्डअप करना है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, बच्चों के दिमाग में आइडियाज को डेवलप करना। अब आइडियाज कैसे डेवलप होगी? तो एक्सपीरियंस के थ्रू ही डेवलप होगी, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग आइडियाज इन प्रैक्टिस। अब वो जो भी आइडियाज उनके दिमाग में आई हैं उनको टेस्ट तो करना है ना, ठीक है, यानी उस चीज को काम करेगा कि नहीं इस चीज को देखना है। फिर एक्सपीरियंस, उसको उस आइडिया को टेस्ट करने के बाद उसको एक्सपीरियंस में लाना, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन या फिर रिफ्लेक्शन, और फिर उस आइडिया का ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, यानी उसका आउटपुट हमारे सामने आ चुका होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग साइंस एग्जीबिशन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा घर पे कुछ मॉडल बना रहा है, ठीक है, और अचानक से आकर के कहता है कि सर ये मैंने बनाया है घर पे, क्या इसके लिए मुझे जगह मिल सकता है? स्कूल तो हमेशा देता ही है जगह, लेकिन उसमें उस बच्चे का सोच उसमें हमें नजर आ जाता है कि वो कहाँ तक देख पा रहा है, कहाँ तक सोच पा रहा है। तो इस तरह से एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीजों को सीखा। उसके बाद एक PDCA साइकिल है। PDCA साइकिल यानी क्या है कि हमारा प्लान किस तरह से होगा, वर्क चेक किस तरह से होगा, क्या हम करेंगे, उसके लिए है कि क्रिएट द एक्सपीरियंस। सबसे पहले इसमें आता है P का फुल फॉर्म है प्लान, D मींस डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। ये 4 चीजों का एक साइकिल है जो कि बच्चों के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर जो है हमारे, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आर्ट और आर्ट्स, ये दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस देखा क्लास में। एक एनर्जाइजर के तौर पे हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं चीजों को अपने कंसेप्ट के हिसाब से, उन चीजों को हमने देखा। उसके बाद अब आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज क्या है, कितनी है, तो लगभग 32 आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज है जिसे हम लोग क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि रोल प्ले, पहला है रोल प्ले। जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई कंसेप्ट बच्चों को
नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई कंसेप्ट टफ है, या फिर अगर ऐसा कंसेप्ट है जो कि बच्चों को एक स्किट के माध्यम से अच्छा से समझ में आ जाए, तो उस तरीके को हम उसमें यूज कर सकते हैं। आर्ट एग्जीबिशन, ये तो हम जानते हैं कि काफी जो माहिर पर्सन होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपना आर्ट एग्जीबिशन लगाते हैं, लेकिन क्लासरूम में हम एक आर्ट एग्जीबिशन उससे रिलेटेड चीजों का रख सकते हैं। जैसे कि हम सभी ने जो परीक्षा पे चर्चा, ये जो कंसेप्ट या ये जो प्रोग्राम हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो देखा था, तो उसमें केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके द्वारा बनाए गए कुछ मॉडल्स को विजिट करते हुए भी उस वीडियो में परीक्षा पे चर्चा शुरू होने से पहले उसको दिखाया गया था। ठीक है, यानी बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू, आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू भी उनके एक्सपीरियंसेस को बताया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफी भी एक काफी अच्छा एक तरीका है। जैसे बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना, ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ाना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के फोटोग्राफ्स हमने क्या किए, कलेक्ट कर दिए और क्लासरूम में बोर्ड पर चारों तरफ लगा दिए और फिर बच्चों को आइडेंटिफाई करवा। ये भी आपका एक तरीका हो सकता है कि आराम से आप बच्चों को क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स के बारे में उनको बढ़िया से समझा रहे हैं। उसके बाद स्लाइड शोज या फिर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर पेपर क्विलिंग, बीच में कविता में हमने काफी अच्छी तरीके से उसके इयरिंग्स बनाए थे, लेकिन पेपर क्विलिंग आप इसमें एग्जामिनेशन में नहीं, क्लासरूम के अंदर उन्हें कंसेप्ट को क्लियर करने में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेपर मैच, ये भी एक कंसेप्ट है। उसके बाद डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप और अदर एप्लीकेशन, इसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स, जो स्कूल की ट्रिप्स निकलती है, एनुअल ट्रिप्स जो निकलती हैं, वो ज़्यादातर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ही जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को हिस्ट्री वहाँ पर जितनी अच्छी समझ में आएगी उतनी अच्छी बुक में नहीं समझ में आएगी। ठीक है, फिर आपका आता है कि स्केचिंग, चीजों को स्केच करवाना बच्चों के लिए, या फिर अगर हमें वो कला है तो उसको स्केच करके उनके सामने उन चीजों को प्रेजेंट करवाना। फिर स्कल्पचर मेकिंग, स्कल्पचर मीन्स मॉडल मेकिंग। ओके, मिट्टी के या फिर लकड़ी के या फिर आयरन के भी आते हैं, यानी किसी भी मेटल का उनको क्या करना कि एक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, उसके बाद क्ले मॉडलिंग, बच्चों को क्ले की मदद से, यानी जो चाइनीज मिट्टी जो आती है एक तरह की, उसके थ्रू उनको मॉडल्स बनाना। जैसे कि मैथ में आप उसका क्या यूज कर सकते हैं, तो बच्चों को शेप्स से बनवा सकते हैं। ट्रायंगल हो गया, सर्कल पर छोटा सर्कल बनाइए या फिर हाफ सर्कल बनाइए, इससे उनके अंदर वो एक बिल्डअप होगा। साइंस में आप क्या कीजिएगा, क्ले की मदद से, साइंस या एसएसटी में अगर क्या कहते हैं, वाटर साइकिल जो बनानी है तो उसका आप सन बनवा सकते हैं, उससे डॉट ऑफ वाटर ड्रॉप बनवा सकते हैं, उससे रिवर बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से काफी सब्जेक्ट्स में काफी तरीके से आप क्ले मॉडलिंग का भी यूज कर सकते हैं। फिर डांस परफॉर्मेंसेस भी आपको कोई टॉपिक समझाने के लिए काफी यूजफुल है। जैसे कि कोई डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो सामने क्या हमें बताना चाहते हैं। कि डांस एक ऐसा मीडियम है कि लोग अपनी एक्सप्रेशंस को अपने बॉडी मूवमेंट के साथ हम तक बताते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मेकिंग यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, जो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये जो कंसेप्ट है इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट, बॉटल्स जो है, काफी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बॉटल्स का
वेस्टेज जो है या गार्बेज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, किस तरह से उसका यूज करके हम बच्चों को अच्छी से अच्छी क्लास दे सकते हैं, ये हम उसके साथ फील कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग, क्या पता उसमें से कोई बैठा है जो आगे चल के ज्वेलरी आर्टिस्ट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में हर चीज की डिमांड है, बस मार्केट में उसको प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफाइंग रूम स्पेस बिल्डिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेटर्स काफी अच्छा खासा चार्ज करते हैं, है ना। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, लगभग घर बनाने में जितना खर्चा होता है उससे आधा वो लेके चले जाते हैं, है ना। उसके बाद कोरियोग्राफी, किसी भी डांस को कोरियोग्राफ करना। फिर ब्रोशर मेकिंग, हम जो ब्रोशर्स स्कूल वगैरह के बनाते हैं या फिर किसी भी बिजनेस के बनाते हैं, तो उसका वो भी ब्रोशर मेकिंग भी एक आर्ट है। उसके बाद फ्लायर मेकिंग, फिर म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, फिर थिएटर, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, फिर टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ब्लॉक पेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग आर्ट इवेंट, कार्टूनिंग, म्यूरल्स, वुड कार्विंग, infographic making, talk, lectures, art by students. After that, at last, CV making. So these type of total 32 things or 32 art integrated activities are there, which you can utilize in your teaching and you can enhance your teaching qualities. So with the help of this, students can understand very well and that things can be in their mind for a long time. एक होता है कि बच्चा ठीक है, समझदार है, बहुत अच्छा जानकार है, पढ़ाई काफी अच्छी करता है, जो भी आता है पढ़ के आता है तो अच्छा समझता है, ठीक है। तो हम बच्चों को यही सजेशन देते हैं काफी बार कि बेटा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप उसे पढ़ कर आइए, आप ज्यादा समझिए, ठीक है। तो यही चीजें है कि वो बच्चा एक है कि काफी अच्छा समझता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्लासरूम में बैठ कर के वो पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे बच्चे को जो पढ़ के आया है उसको तो नॉलेज है, जो नहीं पढ़ के आया है उसको तो नॉलेज के बारे में नहीं। तो सभी को हमें क्या करना है कि एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है, जिसमें आर्ट इंटीग्रेशन हमें काफी इसमें हेल्प कर सकता है। अब काफी बच्चों को कलर्स सिखाने हैं, तो उसके लिए हम उनके 5 उंगलियों पे 5 अलग-अलग कलर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनसे हम उसके साथ में फिर कलर्स के साथ उन्हें फिंगर्स भी सिखा सकते हैं कि कौन से फिंगर को क्या कहते हैं, ठीक है, थंब कौन सा, इंडेक्स फिंगर कौन सा, इस तरह से सारे के सारे फिंगर्स हम उन्हें सिखा सकते हैं। और उस तरह से वहां पर पंचिंग करेंगे तो कौन सा कलर बेटा विजिबल हुआ, रेड कलर विजिबल हुआ, यानी कलर्स के साथ साथ उन्हें फिंगर्स का भी नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आर्ट इंटीग्रेशन हम हमारे स्टडीज में, हमारे टीचिंग में यूज करके काफी बेहतर तरीके से बच्चों को नॉलेजेबल कर सकते हैं, या उनका लर्निंग स्टाइल जो है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को इसमें कुछ क्वेरीज? ओके, सभी को ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया? तो आई होप कि आप सभी अपने टीचिंग में आर्ट इंटीग्रेशन को यूज करके अपने टीचिंग स्टाइल को एनहांस करेंगे और बच्चों के लर्निंग क्राइटेरिया को या लर्निंग उनका स्टेज जो है या लर्निंग कैपेसिटी जो है उस लर्निंग कैपेसिटी को भी आप एनहांस करेंगे। और यहीं पर मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।